आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे हमारे संत महंत, मेरे जबलपुर के पहले दौरे से लेके अब तक मेरे सारथी के रूप में जबलपुर के हर इलाके में मुझे घुमाने वाले मेरे छोटे भाई प्रतीक अग्रवाल जी, जबलपुर में जब 3 साल पहले मैं आया था तो जिस विषय पे मैं बहुत बोलता था उसकी ओरिजिनल सोर्स वो मुझे जबलपुर में होगी ये मुझे पता नहीं था। और मुझे खुशी है कि उस परिवार से मैं कैसे जुड़ा, और इस 3-4 साल में मुझे ये दुख भी है कि जबलपुर के गणमान्य नागरिकों ने, 20 लाख यहां के नागरिकों ने, आपके बीच में ऐसे लोग भी थे, अगर आप इनकी भी चर्चा करते, सिर्फ चर्चा करने से पूरी दुनिया को पता चलता कि 22 से 23 साल की उम्र में जब युवाओं में बहुत सारा कैरियर बनाने की चिंता होती है, तब आप ही के जबलपुर का एक युवा वो जबलपुर में नहीं था, वो बंगाल के शांति निकेतन में बैठा हुआ था। क्योंकि हमारे यहां एक बीमारी है कि हमें अपनों की तारीफ करने में शब्द कम पड़ जाते हैं, और तारीफ करने में सोचते हैं इतनी करें इतनी ना करें क्योंकि कहीं आपकी तारीफ से उसको भारत का रत्न न मिल जाए। ऐसी गलतफहमी है आपको। अगर किसी ने भी हमारे बीच में कोई बड़ा काम किया है तो उसकी तारीफ इतनी कीजिए कि हजारों लोग वो प्रेरणा लेकर के वही बनने के लिए खड़े हो जाएं। जबलपुर में एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसा परिवार भी रहता है जिसने आज से 70-72 साल पहले हम जैसे लोगों की कल्पना की होगी। अपना काम बिना शोर शराबे के, बिना हंगामे के, उस सर्टिफिकेट लेके सरकारों की चापलूसी करने की जगह एक 22 से 23 साल का लड़का अपना काम करके चला गया। आज तक नहीं पता यह जबलपुर के लोगों को। यह छोटी मोटी घटना नहीं है। उन स्थितियों में जब लोग उनको थाली में सजा के दे रहे थे, वो तब भी शायद आज के भारत की तरफ उनकी कल्पना होगी कि एक ऐसा समय आएगा कि हर एक की बोली लगेगी और हर आदमी अपनी कीमत के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो आपके पास आइकॉन हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उन्होंने वो काम आज किया और उसका आज हमको उस काम का व्याख्यान करने से हमको वाहवाही मिलती है। जबलपुर के शहर में एक ऐसी हस्ती जिसे शायद जबलपुर वालों ने पहले बोला होता तो जरूर पूरी दुनिया में आपका नाम होता, लेकिन मैं उनके परिवार के, उनके बेटे, उनकी धर्मपत्नी इस हॉल में मौजूद हैं, इसलिए मैं इस बात को मजबूती से रखना चाहता हूं।
ये नहीं कहीं कहीं जाएंगे बायोडेटा लेकर के कि मेरे पिताजी ने ये काम किया था, बल्कि उनके संस्कार इनमें आए हैं जिनके कारण ये आज तक मुझ जैसे आदमी से निजी बातचीत में नहीं ये कह पाए, क्योंकि इनको लगता होगा कि ये कहना ही अपने पिता का अपमान करना है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जब जब संविधान पे बड़ी चर्चा होती है हमारे यहां, ओहो हो, संविधान पे चर्चा होगी और संविधान को लेकर के आहा एक से एक विचार आता है। विजनरी कौन होगा ये 100 साल के बाद तय होता है, तब पता चलता है कि असली विजनरी कौन था। उसमें एक नाम जबलपुर में है जिनको मैं नमन करना चाहता हूं। मैं लौटा के बात वहीं लाना चाहता हूं ताकि आपको वो मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां आपका ध्यान नहीं गया। आपके शहर के एक महान आत्मा जिनका देहांत 2007 में हुआ, मुझे बताया गया, उनके पुत्र से मेरी कल रात बात हुई, वो अनुपम सिन्हा साहब और उनकी पत्नी यहां बैठे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि आप उन्हें शक्ल से पहचानते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अनुपम भाई, जबलपुर के लोगों को पता तो चले कि आप कौन हैं और आपके पिताजी कौन थे। खड़े होकर दिखिए ताकि लोग आपको देख तो सकें कि यह आपके शहर का हीरा है। ये नीचे खड़े हैं मेरे सामने। ये कौन है? अनुपम सिन्हा। ये आपके शहर के वयोहार राम मनोहर सिन्हा के बेटे हैं। जानते हैं कौन है वो? 22 साल का आदमी इतना विजनरी हो सकता है, ये मुझे नहीं नजर आता। उस दौर में जब बिकने की वालों की लाइन लगी हुई थी और खरीदार बहुत सारे थे, उस आदमी का विजन देखिए। जब यह संविधान तथाकथित तौर पे पूरा तैयार हो गया, लिख गया, बन गया करीब करीब, तो उसमें एक चर्चा हुई। उस चर्चा में कहा गया कि ये जो भारत, जो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, पहली लाइन क्या है? जब उसमें लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत, तब एक 22 साल के लड़के को उसके गुरु ने यह काम सौंपा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ भीमराव अंबेडकर जैसे लोग रहे होंगे, और यह बात हुई। उसमें बहुत निटी-गिटी में नहीं जाना चाहता, उसमें लंबा समय निकल जाएगा। एक रेफरेंस के लिए यहां तक मैं लाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें इंडिया तो है लेकिन भारत नहीं है। तब उसमें चर्चा हुई और यह कहा गया कि इसमें चित्रों के माध्यम से हम भारत को स्थापित करेंगे। सोचिए, तो उस वक्त शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो उस इंस्टीट्यूट के बॉस थे, और आपके शहर का 20-22 साल का एक बच्चा उस शांति निकेतन में ड्राइंग बनाते थे, स्केच बनाते थे। यह तय हुआ नंदलाल बोस के माध्यम से कि एक टीम बनाई जाए और भारत के संविधान को आप पढ़ें। कहां कहां उन्हें भारत में गुरुकुल कैसे थे, भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी, भारत के जो आइकॉन थे उस समय के, उनको चित्रों के रूप में भी डाला जा सकता है। तो चित्रों का काम नंदलाल बोस की अंडर में दिया गया और उनके सबसे वो चतुर, शार्प और ओबीडियंट आर्टिस्ट थे। इसलिए करीब कोई 20 चित्र जबलपुर के उस पुत्र व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने बनाए। भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, अगर यह हमको 20 साल पहले भी पता चल जाता
कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या बना हुआ है। इसलिए मैं लौट करके जबलपुर के उस 22 साल के युवा के उस विचार पे जाना चाहता हूं कि अनुपम सिन्हा साहब ने 3 साल पहले मुझे कुछ कुछ बताया था जब पहली बार आया। इस बार भी कल परसों उनसे चर्चा हुई, तो क्योंकि उनके पिताजी का इनका संवाद है और कोई बहुत दिन नहीं हुए उनको गए हुए, तो तमाम सारी चीजें इनके जहन में थी। जब ये बता रहे थे तो मैं बार बार सोचता था कि क्या महान आत्मा रही होगी। 22-23 साल की उम्र में जब वो शांति निकेतन में ये स्केचेस बना रहे थे, कौन कौन सा स्केच बना रहे थे, उसके दिमाग में कितनी बड़ी सोच होगी। और अगर वो पूछे तो कह दीजिए कि वो अभी शांति निकेतन में नहीं है, और पूरी तरीके से वो सारे चित्र तैयार हुए नंदलाल बोस जी की देखरेख में। लेकिन उस आदमी का मैं समझता नहीं हूं कि कोई मुझे आधुनिक युग में ऐसा मिलता होगा। इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूं कि उस पिता का खून इनके अंदर है। आप सोचिए कि उन्होंने जो 12 चित्र बनाए, जब चित्र बनाने के बाद उनसे पूछा गया, और इतने समझदार थे वो कि उनको मालूम था कि संविधान अब जल्दी ही फाइनल हो चुका है, बस सिर्फ चित्र लगने हैं। कि तुलसीदास का उन्होंने एक चित्र बनाया है संविधान में डालने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन 22 चित्रों में से 12 चित्र जबलपुर के उस युवा के लगाए गए, और जो चित्र हटवाए गए उस 23 साल के युवा ने उस पर कोई सवाल नहीं किया। वो इससे ही संतुष्ट थे कि कम से कम 22 में सिर्फ 2 ही पागल आए हैं, कम से कम 20 तो हमारी संस्कृति के हैं। लेकिन बाकी के बचे चित्र जबलपुर के म्यूजियम में लगे हुए हैं। और यह बड़ी बात नहीं है, उस युवा की पहचान आपको तब पता चलेगी कि उस उम्र में जब ग्लैमर होता है, जब जोश होता है, लोग चाहते हैं मेरा नाम यहां भी दिखे यहां भी दिखे। आजकल तो सेल्फी है डाल देते हैं, वो भी नहीं थी। लेकिन उस 22-23 साल के युवा का ठहराव देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम मनोहर विहोर साहब से जब यह पूछा कि तुम इसका मेहनताना लोगे, तो उनका मैं कोई मेहनताना नहीं लूंगा इसका। कि किसी चित्र पे उन्होंने साइन नहीं किए, किसी पे साइन नहीं किए। आप सोचिए 23 साल का युवा क्या विजन रहा होगा। तब लगता था कि यह आचार्य चाणक्य का वंशज लगता है। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी विजन छपी हुई है। लिखेंगे उस युवा का क्या एजेंडा रहा होगा। सच में मैं इनको जब जब देखता हूं मुझे उनके बारे में इतनी श्रद्धा होती है, और यह दुख होता है कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए इस देश के अंदर कि भारत के नागरिक सम्मान ये जो दिए जाते हैं, पद्म श्री पद्म विभूषण ये जो बंटते हैं खैरात में, इनकी बांटने वाली कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। यह सवाल पूछो तो लोग कहेंगे आप किसी के विरोधी हैं। अरे भाई हम किसी के विरोधी नहीं। वो नंदी जिसका जिक्र आपके शहर के उस 23 साल के आर्टिस्ट ने भारत के संविधान के पहले पेज पर छापा। इसलिए संविधान के जो प्रियम्बल है जिसमें लिखा है भारत सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेट फलाने फलाने, मैं घुमा के बाद फिर वहीं लाना चाहता हूं जहां से मैंने जबलपुर के उस महान योद्धा के बारे में की थी। और जब वो तैयार हो गए, तो अब सोचिए 23 साल का 24 साल का आदमी का क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। हम ऐसे ही चाणक्य के वंशज नहीं हैं, भले ही अब हम चापलूस और मक्कार हो गए हो, ये अलग बात है, ऐसे ही नहीं है।
उस 23-24 साल के बच्चे ने राजेंद्र प्रसाद, देश का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, इतना ज्ञानी राष्ट्रपति, उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, अच्छा मेरा नाम किसी पन्ने पे मत लिखिए, सिर्फ मेरे नाम में सिर्फ राम है, उसे प्रियम्बल में जो डिजाइन बनी हुई है उसमें राम लिख दीजिए। और आप देखिए प्रियम्बल में राम लिख गया। अब ये वैसे ही लिखा रहता जैसे आपको पता नहीं होता, हजारों चीजें नहीं पता थी किसकी तफसीर वहां बन रही है। जिसको भेजा ना आपने, गुजरात से मीठा खाना खाता है, खेकड़ा फाफड़ा, उनके तो खाने भी मिसाइल की तरह हैं। उस आदमी ने ऐसा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे अंदर का भाव है, ये भाव आप में पैदा हो जाएगा तो अभी कुछ बड़े काम होने हैं। इसलिए कह रहा हूं, कैसे सत्ताएं, अगर राष्ट्र के प्रति समाज कमिटेड होता है तो सत्ता पे बैठने वाले पे ये दबाव कैसे होता है, तब वो क्या क्या सोचता है, और यही सोचता है। इसलिए उसने जब संसद भवन की बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा था, उसको पता था, ऐसे ही नहीं 2 साल से भौंक रहे थे, पहुंच गई कान में, मंगा लिया किसी के थ्रू उन्होंने। क्या कागज है भाई, ये कुछ लोग सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, कागज पहुंच गया, उसने कुछ नहीं बताया। जो उनके काम करने वाले लोग हैं वो तमाम साइलेंट लोग हैं, फोटो नहीं खिंचवाते। 2 साल पहले गया था मैं गुड़गांव के उस आदमी के पास जिसने समुद्र मंथन से लेके संसद के अंदर की बहुत सारी मूर्तियां, उसने सब बता दिया था मुझे। उसने बस यही कहा, भाई साहब आपके मैं पैर छूता हूं क्योंकि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने बता दिया है आपको, लेकिन आपको ये बताना नहीं है। मैंने कहा नहीं बताएंगे। आप सोचिए कि संसद भवन में जो पत्थर लगा इनॉग्रेशन के टाइम, उसने मालूम है क्या किया है? उसने कोई महान ऐसा काम किया है कि आप सोच ही नहीं सकते। जो संसद भवन के बाहर जहां इनॉग्रेशन किया गया, अभी तक पागलों को पता नहीं, मेरी आवाज सबसे समझ जाए तो ठीक है, अभी पता नहीं है पागलों को, इस पे एक नया स्यापा होगा। वो जो पत्थर है, उस पत्थर पे जो पहले वाले पेज पे डिजाइन किया, भारत के संविधान के प्रियम्बल की उसी डिजाइन पत्थर पे लगाई और दीवार में चिपका दी है, उस पे राम लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए ये काम हो सकता था? ये समाज राम मनोहर विहोर को शायद कुछ समय बाद भूल जाए, मैं जब तक जिंदा हूं भूलने नहीं दूंगा। लेकिन हम में से कोई नहीं होगा, और कब वो राम मनोहर विहोर सिन्हा साहब इस देश में राम के नाम से जाने लगेंगे, और लोग तब यही समझेंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम हैं, ये राम मनोहर विहोर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है राम मनोहर विहोर साहब के बच्चों को अगर उनके पिता के नाम को ही लोग राम समझ बैठे, क्योंकि राम का रहना जरूरी है, राम मनोहर विहोर का रहना जरूरी नहीं है। राम मनोहर विहोर को रहने के लिए जबलपुर से लेकर इस देश में जो जो लोग जानते हैं, उनको यह कहना चाहिए था कि आपके राज्य के लोग कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, यह उनके हाथ में था। चाटुकारों दलालों का नाम प्रपोज करते हो जाकर के, कभी राम मनोहर विहोर का भी नाम प्रपोज करते कि इस प्रण बांकुरे ने भारत की सनातनी सभ्यता को 70 साल पहले पहचान लिया था। उनके चक्षु खोलने के लिए वो इतना बड़ा काम करके गया। यहां तो चोरों उचक्कों को भारत रत्न मिलता है, एक भारत रत्न राम मनोहर विहोर को भी मरणोपरांत देते। यह आवाज तो यहां से उठनी चाहिए थी। आप उठाते तो देश भर में हम कहते, हम उठा रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो दे न दे तब भी हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हम ये बात उठाते रहेंगे। ये पुरस्कार उनका कद नहीं बढ़ाएगा, पुरस्कार का कद बढ़ जाएगा। इसलिए उनके वारिसों का जरूरत नहीं है।
मैंने कल जब उनसे पूछा कि कभी इस सिलसिले में, उनका नहीं, हमने ना किसी से बात की, ना हमारा ये विचार, ना हम करेंगे। कि मेरा ही उनसे सवाल था कि कभी भी कोई उनको अवार्ड वगैरह मिला कि नहीं मिला। तब मैंने कहा उनसे कि नहीं, आप मत करिएगा, आप अपने दामन पे ये दाग मत लगाइएगा कि राम मनोहर विरोर के बच्चे जो थे अवार्ड के लिए घर घर एप्लीकेशन दे रहे थे, ये काम मैं करूंगा, जितनी मेरी शक्ति है करूंगा, मेरी पूरी टीम करेगी। ये महत्व नहीं है कि पद्मश्री और पद्म भूषण और भारत रत्न का महत्व है, लेकिन लंबे समय तक लोगों को ये लगे, ये उनके अंदर विचार पैदा हो कि कोई काम जो अगर आज आपने किया है उसे 100 साल के बाद भी अगर बड़ा काम है तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आप सब लोगों ने, मंच पे बैठे संतों ने, मेरी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने मुझे सुना। मेरी कोई बात अपने तरीके से रखने में आपको आहत हुए हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि बात को रखने के लिए मैं घुमाता नहीं हूं, सीधे तौर पे रखता हूं।